अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स और सोशलाइजेशन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। KMU के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा MCQs जो है इस यूनिट में मौजूद है, जो कि मैं आपको लेक्चर के दौरान उसको पॉइंट आउट करूँगा। सो आपने जो है लेक्चर को गौर से सुनना है और अपने साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेने हैं, ठीक है। सो यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन पर, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं और सोशल इंस्टीट्यूशन से क्या मुराद है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा फैमिली टाइप फंक्शंस पर बात करेंगे, मैरिज, कास्ट, फैमिली रिलेशनशिप, डाइवोर्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम रिलीजियस बिलीव, सुपरस्टिशियस एक्सेट्रा, पॉलिटिकल सिस्टम, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप, लीगल सिस्टम, इसके अलावा रिक्रिएशन, एजुकेशनल सिस्टम, इन सारे टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और फिर हम ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप पर बात करेंगे और आखिर में फिर हम ग्रुप कास्ट, इथनिक ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, वेस्टेड इंटरेस्टेड ग्रुप, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, जब भी हम कोई भी सोसाइटी बनाते हैं, कोई भी माशरा जब हम तैयार करते हैं या कोई भी कम्युनिटी को हम जब वजूद में लाते हैं, तो उस कम्युनिटी को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, उस कम्युनिटी को एक पुरअमन तरीके से उसको कामयाब बनाने के लिए हम कुछ रूल्स रेगुलेशन तैयार करते हैं, कुछ कानून बनाते हैं। तो वो रूल्स रेगुलेशन, वो कानून जो कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बनाते हैं, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी सोसाइटी को एक पुरअमन तरीके से रखने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए बनाते हैं, तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक ऐसा कानून अमल जिसको सब लोग फॉलो करते हो और अपनी ज़िंदगी को उस कानून के मुताबिक गुजार रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशन का जो मतलब है वो यहाँ पर लिखा भी गया है कि इस्टेब्लिश प्रैक्टिस। इस्टेब्लिश प्रैक्टिस से मुराद ये है कि जो तैयारशुदा कानून होते हैं, ठीक है, जिसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन। एन इस्टेब्लिश लॉ का कस्टम और प्रैक्टिस इस कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। कोई भी इस्टेब्लिश लॉ हो, लॉ से मुराद कानून, कस्टम से मुराद जो तौर तरीके होते हैं और प्रैक्टिस से मुराद जो लोग उस पर अमर पैरा होते हैं, तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन। पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, अगर हम सोशियोलॉजी की जो पेंगुइन डिक्शनरी है उसके मुताबिक इंस्टीट्यूशन के डिफिनीशन को देखें, इस डिक्शनरी के मुताबिक जो इंस्टीट्यूशन की डिफिनीशन की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है कि द टर्म इज़ वाइडली यूज टू डिस्क्राइब सोशल प्रैक्टिसेस दैट आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली रिपीटेड, are sectioned and maintained by social norms and have a major significance in the social structure is called institution। कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन ये वो टर्म है जिसको ख़ास तौर पर जो सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, माशरती जो तौर तरीके होते हैं, उसके लिए जो है इस टर्म को यूज़ किया जाता है, इंस्टीट्यूशन को, जिसको लोग जो है अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बार बार उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, और जिसके ज़रिए हमारे जो माशरती कानून व कवायद या जो तौर तरीके होते हैं, नॉर्म से मुराद कानून व कवायद है, ठीक है। सो जो नॉर्म जो है, कानून व कवायद मेंटेन रहते हैं, तो इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन। लाइक रोल की तरह द टर्म रिफर टू इस्टेब्लिश पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जैसे कि रोल होता है, रोल से मुराद जो पैटर्न
या जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, हमारा जो रवैया होता है जिसके बेस पर हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं, तो इसको कहते हैं रोल। लेकिन इंस्टीट्यूशन इज़ रिगार्डेड इज हायर ऑर्डर। इंस्टीट्यूशन जो है ये रोल से भी थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा हाई लेवल है, ठीक है। मोर जनरल यूनिट डेट इनकॉर्पोरेट अ प्लूरलिटी ऑफ रोल, ठीक है। Social institutions are mechanism or pattern of social order focus on meeting social needs. Dear students, अब हम यहाँ पर बात करेंगे social institution की। social institution किसे कहते हैं? कुछ लोग, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन जब आपस में इकट्ठे होकर एक अपना एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं ताकि उसके ज़रिए वो लोग जो माशरे में रहते हो वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सके, तो इसको हम क्या कहते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस डिफिनीशन की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं चलो इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि सोशल इंस्टीट्यूशन वो होता है जिसमें जो सोशल स्ट्रक्चर विच इज़ क्रिएटेड और ऑर्गेनाइज्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइंग ऑन नीड्स, ठीक है। मतलब वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि सोशल इंस्टीट्यूशन या सोशल स्ट्रक्चर ये एक ही है, ठीक है। इसको हम इस मकसद के लिए बनाते हैं जिसके ज़रिए माशरे में जो लोग रहते हैं वो अपने एक प्रॉपर तरीके से कानून व कवायद के दायरे में रहते हुए अपनी ज़रूरियात को पूरी करते हैं, तो इसको कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल मीन माशरा, इंस्टीट्यूशन मीन कानून, सो माशरती कानून या माशरती तौर तरीके, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, इकॉनमी हो गया, एजुकेशन हो गई, फैमिली हो गई, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया एंड रिलीजन, ये सारे हमारे साथ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इनके ज़रिए हम अपनी लाइफ को क्या करते हैं? हम अपनी लाइफ को गुजारते हैं, ठीक है। A social institution is an interrelated system of social roles and social norm organized around the satisfaction of an important social needs or social function. Social institution क्या होता है? Social institution ये माशरती रोल्स होते हैं या माशरती जो कानून व कवायद होते हैं जिसे हम social norms कहते हैं। ये सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोशल रोल्स और इन सोशल नॉर्म्स को कहते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी जो माशरती ज़रूरियात होते हैं इसको पूरा करते हैं और जिसकी बुनियाद पर जो हमारा माशरा है वो अपना रोल प्ले करता है, तो इसको हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइज पैटर्न of beliefs and behavior that are centered on basic social needs. डिफिनीशन जो है बहुत सारे हैं लेकिन मतलब सबका एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि सोशल इंस्टीट्यूशन ये एक ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है ऑफ बिलीव एंड बिहेवियर का, जिसमें जो लोग बिलीव करते हैं और उनका जो रवैया होता है, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनाइज रवैया होता है, एक प्रॉपर रवैया होता है जिसके बेस पर लोग अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अब वो चीज़ें जिससे सोशल इंस्टीट्यूशन बनती है तो वो कौन सी चीज़ें हैं उसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं, ठीक है। लोगों का मजमुआ आता है जो कि यूनाइट हुए होते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ उनके पास जो है मटीरियल रिसोर्सेज होते हैं और उनके अपने कानून व कवायद होते हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं? अपने सोशल नीड्स को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशन के हैं। इसके बगैर सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो नहीं बनता, ठीक है। फैमिली की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, फैमिली क्या है? फैमिली जो है ये सोशल इंस्टीट्यूशन की एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। फैमिली इज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड बाय मैरिज, ब्लड और एडॉप्टेशन या एडॉप्शन एंड हु ऑफन लिव टुगेदर एंड शेयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज कॉल्ड फैमिली। फैमिली ये हमारे साथ लोगों का एक मजमुआ होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है जिनका आपस में जो ताल्लुक़ होता है वो खूनी रिश्ते की बुनियाद पर होता है या मैरिज की बुनियाद पर होता है या एडॉप्शन की बुनियाद पर होता है। और ये सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं और अपनी जो माशी ज़रूरियात होते हैं, माशी जो ज़रूरियात होते हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फैमिली, ठीक है। द फैमिली इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली जो है ये एक
वर्ल्ड सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, दुनिया की जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल इंस्टीट्यूशन की। बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ फैमिली वेरीज अक्रॉस कल्चर, लेकिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि फैमिलीज को जो है डिफरेंट बनाती है, एक फैमिली को दूसरी फैमिली से मुख्तलिफ बनाती है, तो वो यूजुअली हमारे कल्चर होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, अब फैमिली के क्या काम होते हैं इस पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन फैमिली का ये होता है कि ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। आल सोसाइटी रेगुलेट सेक्सुअल एक्टिविटी टू सम एक्सटेंट। जितने भी सोसाइटीज़ है तो ये कुछ हद तक जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, इस मकसद के लिए ताकि जो है सोसाइटी बने, ताकि सोसाइटी जो है वो मेंटेन रहे। तो एक फंक्शन ये हो गया सोसाइटी का, फैमिली का। और दूसरा जो फंक्शन है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन से मुराद सोसाइटी को बनाना। द फैमिली इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फैमिली जो है ये सोशलाइजेशन की बुनियादी पहली एजेंट है जिसके ज़रिए सोशलाइजेशन जो है ये वजूद में आती है। सो सोसाइटीज़ रिले ऑन द फैमिली टू टीच नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटीज़, जितनी भी सोसाइटीज़ है, जितने भी माशरे हैं, तो ये फैमिलीज़ पर डिपेंड करती है, क्योंकि फैमिलीज़ ही होती है जो कि अपने जो नस्ल होती है उसको कानून व कवायद के बारे में बताती हैं। उन्हें जो है माशरे के जितने भी कानून व कवायद है उसके बारे में उन्हें सिखाती है, उन्हें बताती है, और इस तरीके से एक मुहज़्ज़ब माशरा जो है वो बनता है, ठीक है। जैसे कि पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग हो गए, पेरेंट्स मतलब वालिदैन, सिबलिंग मीन भाई बहन, ठीक है। इसके अलावा अदर रिलेटिव्स सर्व एज द अर्लीस्ट रोल मॉडल। और इसके साथ साथ फैमिली के जो दूसरे अजीज़ व अकारिब होते हैं, तो ये सारे मिलकर जो है एक मॉडल के तौर पर काम करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। रिप्रोडक्शन। फैमिली का दूसरा फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। फैमिली इज़ द अप्रूव सोशल यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग मेंबर टू रिप्लेस दोज हु डाई और मूव अवे, ठीक है। फैमिली जो है ये एक बुनियादी यूनिट है, ठीक है, किस चीज़ का, सोसाइटी का, जिसके ज़रिए क्या होता है, जिसके ज़रिए जब माशरे में कोई बंदा जो है अपनी सोसाइटी को छोड़ता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह दूसरे लोग आ जाते हैं, ठीक है, जो कि उस फैमिली में होते हैं। तो फैमिली जो है इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। रूल्स आर सेट in place about who can raise children and how children should be raised। और इसी तरह से वो लोग जो कि जिनके बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी सोसाइटी ने रूल्स पहले से सेट किए हुए हैं कि किस तरह से बच्चों को पालना है और किस तरह से इनकी परवरिश करनी है। इकोनॉमिक एंड इमोशनल सिक्योरिटी। इसके अलावा फैमिली की जो तीसरी फंक्शन है वो ये है कि ये इकानमी, माईशियत में और जो इमोशनल सिक्योरिटी है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फैमिली इज़ द बेसिक इकोनॉमिक यूनिट। फैमिली जो है ये एक बुनियादी इकोनॉमिक यूनिट है, माशी यूनिट है, जो कि माशी तौर पर अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फैमिली इज़ एक्सपेक्टेड टू गाइड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इट मेम्बर्स एंड प्रोवाइड अ लविंग एनवायरनमेंट। फैमिली से जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फैमिली के ज़रिए जो है जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है, जिससे उनकी जो साइकी है उसकी डेवलपमेंट होती है। और इसके साथ साथ फैमिली में जो मेम्बर्स मौजूद होते हैं तो वो उनका जो रिश्ता होता है एक दूसरे के साथ वो भाईचारे का होता है, मोहब्बत का होता है, और इसी वजह से उनको एक दूसरे से मोहब्बत मिलती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ द रेस एंड रेयरिंग ऑफ द यंग। इसके अलावा फैमिली के फंक्शन ये भी है कि ये क्या करता है, अपनी नस्ल को रिप्रोड्यूस करता है और इसी तरह से अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको पालते हैं, ठीक है। कल्चरल ट्रांसमिशन और इनकल्चराइजेशन। फैमिली के ज़रिए जो है कल्चर जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल को ट्रांसफ़र होती है, और इसी तरह से अगर कल्चर नहीं बना होता तो फैमिली के ज़रिए नया कल्चर जो है वो वजूद में आता है, जिसे हम इनकल्चरेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। फैमिली के ज़रिए जो है सोसाइटीज़ बनते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग अफेक्शन एंड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। फैमिली के ज़रिए जो है एक अफेक्शन मिलती है, एक अपनायत मिलती है। फैमिली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको एक अपनायत मिलती है, और इसी तरह से उनको जो है एक तरह की सिक्योरिटी
सिक्योरिटी जो है वो मिलती है, ठीक है, फैमिली से। प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ सेल्फ कंसेप्ट इन रिलेशन टू अदर, ठीक है। इसके अलावा फैमिली के ज़रिए जो है एक इन्वायरमेंट जो है फैमिली मेम्बर्स को मिलती है, जिसके ज़रिए वो अपनी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, और इसके साथ साथ उनकी ग्रोथ होती है, जिसमें वो अपने बारे में उनका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो सेट हो जाता है। इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग सोशल स्टेटस, फैमिली के ज़रिए जो है फैमिली के मेम्बर्स को एक माशरे में एक स्टेटस मिलता है, माशरे में उनको एक मकाम मिलता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फैमिली, डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ फैमिली के टाइप्स हैं, मुख्तलिफ अक़साम हैं। अकॉर्डिंग टू फैमिली सिस्टम के मुताबिक जो पहली किस्म है फैमिली की, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वो फैमिलीज़ होते हैं जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं और उनके अनमैरिड बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। मतलब वालिदैन के साथ उनके जो अनमैरिड बच्चे होते हैं, तो उनको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ये फैमिली की वो किस्म है जिसमें जो न्यूक्लियर फैमिली इनटू विच द पर्सन इज़ बोर्न एंड अडॉप्टेड, ये हमारे साथ वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होते हैं जिसमें या तो बच्चा पैदा हुआ होता है या उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया होता है। तो इस तरह की फैमिलीज़ को फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं। इसके अलावा फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन किसे कहते हैं? फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन ये भी फैमिली की एक किस्म है जिसमें जो बंदा होता है वो क्या करता है, शादी कर लेता है और इसी तरह से उसकी एक नई फैमिली जो है वो बन जाती है, तो उसको हम फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिली ये हमारे साथ वो फैमिलीज होते हैं जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी मौजूद होते हैं, और उन पेरेंट के जो बच्चे होते हैं उनकी जब शादी हो जाती है तो उनके भी बच्चे मौजूद होते हैं। मतलब वालिदैन के साथ उनके जो दादा दादी होती है ये उनके साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। मतलब एक या एक से ज़्यादा नस्ल जो है, जनरेशन जो है उसमें फैमिली में मौजूद हो, तो उसको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। एक्सटेंड हुई होती है, फैली हुई फैमिली, ठीक है। किंगशिप किसे कहते हैं? किंगशिप लोगों का वो नेटवर्क हु आर रिलेटेड बाय मैरिज, बर्थ और अडॉप्शन, लोगों का एक नेटवर्क जो जिनका एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ होता है, या तो वो शादी की बुनियाद पर उनका ताल्लुक़ बना हुआ होता है एक दूसरे के साथ, या उनकी बाय बर्थ जो है एक दूसरे के साथ जो है खूनी रिश्ता होता है, या उनको अडॉप्ट किया होता है। तो इस किस्म के लोगों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? किंगशिप कहते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू मैरिज पैटर्न, डियर स्टूडेंट्स, अब मैरिज पैटर्न की बुनियाद पर फैमिली के जो टाइप्स है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है उसको मोनोगेमी कहते हैं। मोनोगेमी ये मैरिज की वो किस्म है जिसमें एक मर्द जो है एक औरत के साथ क्या करता है, जब शादी कर लेता है, तो इसको कहते हैं मोनोगेमी। जबकि पॉलीगेमी ये हमारे साथ वो किस्म है शादी की जिसमें मल्टीपल मैरिज पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक मर्द एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी कर लेता है, या एक औरत एक से ज़्यादा मर्दों के साथ शादी कर लेता है, तो इसको कहते हैं पॉलीगेमी। पॉलीगेमी में एक हमारे साथ पॉलीगाइनी आता है जिसमें एक मर्द जो है बहुत सारी औरतों से शादी करता है, मतलब 2, 3 या 4 बीवी उन्होंने रखी हुई होती है, तो इसको पॉलीगाइनी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है पॉलीगेमी की, ठीक है। जबकि पॉलीएंड्री ये हमारे साथ वो किस्म है शादी की जिसमें एक औरत जो है बहुत सारे मर्दों से शादी कर लेती है। ये तब करती है जब उसका जो पहला खावन होता है वो मर जाता है, तो उसके बाद वो दूसरे खावन से शादी कर लेती है। अगर वो भी मर जाए तो फिर तीसरे से। तो इस तरह की जो शादी है, इस तरह का जो मैरिज है, ये बहुत कम जो है देखने में मिलते हैं हमारे माशरे में, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें इस पर। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलीएंड्रस मैरिज इज टर्म एज फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अब पॉलीएंड्रस मैरिज का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है उसको फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स 2 और मोर ब्रदर्स टेकिंग अ सिंगल वुमन एज देयर वाइफ। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री ये वो शादी की वो किस्म होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ब्रदर जो है
एक बाई की जो वाइफ है उसके साथ शादी करती है। सिंपल अल्फाज में फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का मतलब ये है कि जब एक कपल होता है, ठीक है, तो उस कपल में जो मर्द होता है उसके मिसाल के तौर पर दो तीन भाई है, और उस कपल में जो मर्द है उसकी मिसाल के तौर पर डेथ हो गई, तो उस मर्द की जगह जो है उसके भाई ने जो है उसकी बीवी से शादी कर ली, ठीक है। तो इसी तरह से अगर उसकी भी डेथ हो गई तो फिर उसका जो तीसरा भाई है वो फिर उसकी बीवी से शादी कर लेता है। तो इस किस्म के मैरिज को क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहते हैं, ठीक है। पॉलीएंड्रस मैरिज इज़ वेरी रेयर। अब ये पॉलीएंड्रस मैरिज जो है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है, बहुत कम ही आपको इस तरह के मैरिजेस देखने को मिलेंगे। इट अकर मेनली इन द तिब्बत, ये ज़्यादातर तिब्बत के इलाके, बर्मा, नेपाल और इंडिया के इलाके में इस तरह की शादी आपको देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल पैटर्न। रेजिडेंशियल पैटर्न की बुनियाद पर फैमिली की जो किस्म है उसको अब हम बयान करेंगे, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैट्री लोकेलिटी की तरफ। पैट्री लोकेलिटी क्या है? कपल लीव्स विद और नियर हस्बैंड फैमिली इस कॉल्ड पैट्री लोकेलिटी। जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो कपल होते हैं वो उस हस्बैंड के वालिदैन के साथ रहते हैं, तो इसको कहते हैं पैट्री लोकेलिटी, जो कि मोस्ट कॉमन फार्म है, ठीक है, रेजिडेंशियल पार्टनर पैटर्न की या फैमिली की, ठीक है, मोस्ट कॉमन फार्म है पैट्री लोकेलिटी। इसके अलावा जो दूसरी किस्म है उसको मैट्री लोकेलिटी कहते हैं, जिसमें जो कपल है उस कपल में जो वाइफ होती है तो उस वाइफ के साथ वो उस वाइफ की जो फैमिली है, ठीक है, मतलब वालिदैन हैं, उनके पास जो है कपल रहते हैं, तो इसको कहते हैं मैट्री लोकेलिटी, ठीक है। बाय लोकेलिटी, couples upon marriage choose to live with or near either spouse parent, ठीक है। अब बाय लोकेलिटी ये हमारे साथ मैरिज की वो किस्म है जिसमें जो कपल होते हैं वो दोनों तरफ जो है वो रहते हैं। कभी जो है हस्बैंड के वालिदैन के साथ कपल रहते हैं, कभी जो है जो हस्बैंड की वाइफ होती है उस वाइफ के वालिदैन के साथ वो कपल जो है रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बाय लोकेलिटी। बाय मीन दोनों। न्यू लोकेलिटी से मुराद यह है जिसमें कपल जो है वो अपने जो फैमिली होते हैं, अपने जो वालिदैन होते हैं उनसे अलग घर में रहते हैं, तो इसको न्यू लोकेलिटी कहते हैं। कपल लीव्स अपार्ट फ्रॉम बोथ सेट ऑफ पेरेंट्स इज कॉल्ड न्यू लोकेलिटी।
सो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली में डिसेंडेंट पैटर्न की तरफ के। अकॉर्डिंग टू डिसेंडेंट पैटर्न की बुनियाद पर हमारे साथ जो फैमिली के टाइप्स है उसमें हमारे साथ पहले नंबर पर पैट्रिलिनियल डिसेंट आते हैं। पैट्रिलिनियल डिसेंट से मुराद ये है कि किंगशिप ट्रेस थ्रू द फर्दर फैमिली प्रॉपर्टी पास फ्राम फादर टू सन। अब वो फैमिली, वो ख़ानदान जिसमें जो किंगशिप होता है या जो रिश्तेदारी होती है, वो उसके जो ट्रेसेस होते हैं वो फादर की फैमिलीज़ के साथ मिलती है, ठीक है, जिसमें जो क्या कहते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो फादर से जो है वो बच्चे को मुंतकिल होती है, तो उसको पैट्रिलिनियल डिसेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैट्रिलिनियल डिसेंट से मुराद ये है जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ जितने भी चीज़ें हैं वो माँ से जो है सन को जो है वो मुंतकिल होती है, या डॉटर को मुंतकिल, माँ से जो है बेटी को मुंतकिल होती है, तो उसको मैट्रिलिनियल डिसेंट कहते हैं, ठीक है। बायलैटरल डिसेंट से मुराद ये है जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो दोनों पेरेंट्स से जो है दोनों बेटों और बच्चियों को जो है बेटियों को मिलती हो, तो उसको क्या कहते हैं, बायलैटरल डिसेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी पैटर्न। अथॉरिटी पैटर्न की बुनियाद पर, जिम्मेदारियों की बुनियाद पर हमारे साथ जो फैमिली की किस्में हैं उसमें एक नंबर पर हमारे साथ पैट्रिआर्क की फैमिली आती है। पैट्रिआर्क की फैमिली ये हमारे साथ फैमिली की वो किस्म है जिसमें जो जिम्मेदारियां होती है वो फादर ने जो है, वालिद ने संभाली होती है, तो उसको क्या कहते हैं, पैट्रिआर्क की फैमिली कहते हैं। मैट्रिआर्क की फैमिली में जो जिम्मेदारियां होती है ज़्यादातर वो क्या होती है, वो माँ ने संभाली होती है, और माँ ज़्यादातर जिम्मेदारियां जो है वो फैमिली की पूरी कर रही होती है, तो उसको मैट्रिआर्क की फैमिली कहते हैं। जबकि एगलिटेरियन फैमिली ये हमारे साथ फैमिली की वो किस्म है जिसमें मदर एंड फादर दोनों मिलकर जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, तो इसको एलिगलिटेरियन फैमिली कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, चेंजिंग पैटर्न की बुनियाद पर जो रोल चेंज होते हैं उसकी बुनियाद पर फैमिली के जो टाइप है, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ ड्यूअल अर्नर फैमिलीज आते हैं। ड्यूअल अर्नर से मुराद जो दो लोग अर्न कर रहे होते हैं, सो ड्यूअल अर्नर फैमिली से मुराद वो फैमिलीज जिसमें दोनों कपल जो है, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो जॉब करते हो और पैसे कमा रहे हो, तो उसको ड्यूअल अर्नर फैमिली कहते हैं। जबकि सैंडविच जनरेशन ये हमारे साथ फैमिली की वो किस्म है जिसमें जो कपल के बच्चे होते हैं उन बच्चों को उस कपल के जो वालिदैन होते हैं वो उनको संभाल रहे होते हैं और उनके जितने भी एक्सपेंसेस है उसको जो है पूरा करते हैं, तो इस तरह की फैमिलीज़ को सैंडविच जनरेशन कहते हैं, ठीक है। आर कपल हु हैव बेबीज एंड एल्डर पेरेंट्स टू केयर फॉर एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड सैंडविच जनरेशन। इसके अलावा वॉलंटरी चाइल्डलेसनेस ये हमारे साथ फैमिली की वो किस्म है जिसमें जो कपल होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को अभी पैदा नहीं करना चाहते और बग़ैर बच्चों जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं वॉलंटरी चाइल्डलेसनेस फैमिली, ठीक है। मैरिज क्या है डियर स्टूडेंट? मैरिज आल्सो कॉल्ड मैट्रिमोनी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैरिज को मैट्रिमोनी भी कहते हैं और वेडलॉक भी कहते हैं। इज़ अ सोशली और रिचुअली रिकॉग्नाइज यूनियन और लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्पाउसेस दैट एस्टेब्लिशेस राइट एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन देम, ठीक है। अब मैरिज क्या है? मैरिज ये हमारे साथ माशरती तौर पर और रिचुअली बुनियादी तौर पर या रूहानी तौर पर एक रिश्ता होता है जिसमें दो लोग जो है एक ताल्लुक़ में बनते हैं और वो दो लोग जो है फिर आपस में ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैरिज। इसके साथ साथ इसके बच्चे होते हैं या बिटवीन देम एंड देयर इन लॉज, ठीक है। इनके जो रिश्तेदार होते हैं तो उनसे जो है क्या हो जाता है, एक ताल्लुक़ बन जाता है इस मैरिज की बुनियाद पर, तो इसको कहते हैं मैरिज, ठीक है। अब मैरिज के हमारे साथ मुख्तलिफ़ अक़साम है जिसमें एक हमारे साथ मोनोगेमी हो गया जो कि हमने आगे अभी डिस्कस कर लिया, पॉलीगाइनी हो गई, ठीक है, पॉलीएंड्री हो गई। पॉलीगाइनी जिसमें एक मर्द जो है बहुत सारी औरतों से शादी करता है और पॉलीएंड्री में जो एक औरत है वो बहुत सारे मर्दों से शादी करती है। किस तरह से करती है उसको भी मैंने काफ़ी डिटेल के साथ पहले स्लाइड्स में बताया।
प्लूरल मैरिज हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, सेम सेक्स एंड थर्ड जेंडर मैरिजेस हो गए, टेम्पररी मैरिजेस हो गए एंड कोहैबिटेशन हो गए, ठीक है। तो ये हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स हैं मैरिज के, शादी के। एक्सोगेनी एक्सोगेमी और इंटर मैरिज। एक्सोगेमी या इंटर मैरिज किसे कहते हैं? ये हमारे साथ मैरिज की वो किस्म है जिसमें मैरिज बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप और बैकग्राउंड, जिसमें जो दो लोगों के दरमियान जो शादी होती है तो उन दोनों लोगों का जो बैकग्राउंड है वो मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ ख़ानदानों से उनका ताल्लुक़ होता है और वो एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। तो इस किस्म की शादी को एक्सोगेमी या इंटर मैरिज कहते हैं। जबकि इंडोगेमी ये हमारे साथ वो शादियाँ होती है जिस तरह के कज़न में जो शादियाँ होती है जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो सेम होता है, ठीक है, एक ही ख़ानदान से बिलोंग करते हो, तो इस तरह की शादियों को इंडोगेमी मैरिज कहते हैं, ठीक है। जबकि अरेंज मैरिज ये भी हमारे साथ एक मैरिज होता है जिसमें जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो सेम भी हो सकता है और मुख्तलिफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अरेंज मैरिज। हेल्थ फैमिली रिलेशनशिप। अब हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? इसमें सबसे पहले नंबर पर ट्रस्ट आता है, कमिटमेंट आती है, टाइम आता है, कम्युनिकेशन आता है, रिस्पेक्ट आता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, लव एंड एफर्मेशन। ये सारी चीज़ें जो है ये मिलकर फैमिली को हेल्दी फैमिली बनाती है और रिलेशनशिप को जो है खुशगवार रखती है। हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप। डियर स्टूडेंट, हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप को रखने के कौन से कंपोनेंट है जो कि हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप को रखने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ एफर्मेशन आती है। एफर्मेशन क्या है? एडिंग पॉजिटिव इनपुट दैट हेल्प अदर फील अप्रिशिएटेड एंड सपोर्टेड इज कॉल्ड एफर्मेशन। एफर्मेशन ये हमारे साथ वो रवैया होता है, वो बिहेवियर होता है जिसमें हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे क्या मिलता है? इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है दोनों तरफ जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे ताल्लुकात जो है वो खुशगवार बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है ट्रस्ट। High level of trust include keeping promises and being honest for both parents and children. अब ट्रस्ट का क्या मतलब है? ट्रस्ट का मतलब ये है कि आप जो प्रोमिसेस करते हैं, आपने जो बातें की हुई होती है तो आप उन बातों को पूरा करें, उन वादों को पूरा करें, ठीक है। इससे ये होगा कि इससे जो रिश्तेदार हैं उनके दरमियान भी ताल्लुक़ मजबूत होगा और एक दूसरे पर जो है एतबार भी बढ़ेगा, ठीक है। कमिटमेंट से मुराद ये है कि आपने जो बात की उस पर आप डटे रहें, ठीक है, और उसको पूरा करें। फैमिली मेम्बर्स आर विलिंग टू वर्क टुगेदर एंड मेक सेक्रीफाइसेस सो इट विल बेनिफिट द होल फैमिली। कमिटमेंट से मुराद ये है कि आप एक ऐसा काम करते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करते बल्कि अपनी पूरी फैमिली के फ़ायदे के लिए वो काम करते हैं और आप कुर्बानी के तौर पर उस काम को करते हैं, तो इसको कहते हैं कमिटमेंट, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे जो है बाद में फिर पूरी फैमिली को फ़ायदा होती है। टाइम टुगेदर से मुराद ये है कि अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप इज़ नॉट फीजिबल विदाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के जो ताल्लुकात है वो एक दूसरे के साथ मजबूत रहे, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की बातों को सुने, उसको अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो इससे आपके जो ताल्लुकात होंगे एक दूसरे के साथ वो मजबूत होंगे, खुशगवार होंगे। कम्युनिकेशन। Effective communication means listening to the viewpoints of other as well as being heard, ठीक है। कम्युनिकेशन से मुराद, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आप दूसरे लोगों के जो पॉइंट है, जो दूसरे लोगों के जो नज़रिए है उसको सुने, ठीक है, उसको गौर से सुने और सुनने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंड करें, उनको एक पॉजिटिव फीडबैक दे। इससे ये होगा कि दूसरे का जो ट्रस्ट है वो आप पर बढ़ेगा, वो जो है आपके साथ फिर अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन रखने में। दिस इंक्लूड एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल टैलेंट एंड ओपिनियन।
आप किसी में टैलेंट को देखते हैं, आप किसी की ओपिनियन को सुनते हैं, किसी की बात को सुनते हैं और आप उसको जो है गौर से सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, उसके साथ एग्री करते हैं, तो इससे जो है एक रिस्पेक्ट फील होता है दोनों तरफ से, जिसकी वजह से जो ताल्लुकात है उसमें खुशगवारी आती है। सॉल्विंग प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम, प्रॉब्लम्स के आने से पहले आप उन प्रॉब्लम्स को जो है आइडेंटिफाई करें और उसको सीरियस होने से पहले आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो इससे जो ताल्लुकात है वो क्या होंगे, वो मेंटेन रहेंगे, खुशगवार रहेंगे। लव, हेल्दी फैमिलीज गिव एंड रिसीव लव टू वन अनदर फिजिकली एंड वर्बली। अब जो हेल्दी फैमिलीज होते हैं, जो सेहतमंद फैमिलीज होते हैं, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे से प्यार लेते भी हैं और प्यार देते भी हैं। तो इससे जो ताल्लुकात होते हैं वो बहुत खुशगवार होते हैं, और जब ताल्लुकात खुशगवार होंगे तो लोगों में टेंशन जो है वो नहीं होगी, लोग जो है वो रिलैक्स रहेंगे और इसी तरह से फैमिली हेल्दी रहेगी। डियर स्टूडेंट, डाइवोर्स क्या है? डाइवोर्स की अगर लफ्ज़ी मायने को हम देखें तो डाइवोर्स से मुराद तलाक देना है। तलाक ये हमारे साथ एक ऐसा डिसीजन होता है जिसमें जो दो कपल होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं डाइवोर्स। द लीगल डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज बाय अ कोर्ट और अदर competent बॉडी इज कॉल्ड डिसोल्यूशन या इज कॉल्ड डाइवोर्स। डाइवोर्स ये हमारे साथ एक लीगल डिसोल्यूशन होता है मैरिज का, जिसमें जो मैरिज की बुनियाद पर जो ताल्लुक बना होता है वो लीगली तौर पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसको कहते हैं डाइवोर्स, ठीक है। कपल मोस्ट लाइकली टू चूज़ डाइवोर्स, अब वो कौन से कपल होते हैं जो कि ज़्यादातर डाइवोर्स को चूज़ करते हैं? टीन मैरिजेस, वो लोग जो कि बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है। तो कम उम्र में जो शादियां होती है तो उसमें पहली बात ये होती है कि जो बच्चे होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। उनको लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको जो है इन रिश्तों की बारे में जो है इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उनके पास जो है उनको पता नहीं होता कि इन रिश्तों की क्या अहमियत है, उनकी अहमियत के बारे में पता नहीं होता, और जिसकी वजह से जब दोनों के दरमियान थोड़ी सी भी बात बढ़ती है तो वो फिर इस तरफ क्या करते हैं, डाइवर्ट होते हैं और बात तलाक तक पहुंचती है। हैविंग डाइवोर्स पेरेंट, अब वो कपल जिनकी जो पेरेंट्स है उनकी डाइवोर्स हो चुकी हो तो इस डाइवोर्स की वजह से उन कपल पर बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ता है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो कपल भी क्या करे, फ्यूचर में डाइवोर्स करे, ठीक है। नॉन रिलीजियस कपल, अब नॉन रिलीजियस जितने भी कपल है वो तो आप सब दोस्तों को पता है कि उनके लिए ये डाइवोर्स जो है ये एक कॉमन बात है, ठीक है। प्री मैरिज कोहैबिटेशन, शादी से पहले जो लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो शादी से पहले जब वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर उनको मैरिज शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे कपल जो है उनमें फिर जो है डाइवोर्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कोहैबिटेशन से मुराद शादी से पहले जो कपल रहते हैं एक दूसरे के साथ बग़ैर निकाह के और टाइम स्पेंड करते हैं तो इसको कहते हैं कोहैबिटेशन। अल्कोहलिक स्पाउस, अल्कोहलिक स्पाउस मतलब वो कपल जिसमें जो एक मेंबर या दोनों मेंबर जो है वो क्या करते हैं, अल्कोहल करते हैं, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो इस इनमें जो है तलाक का शरह जो है बहुत ज़्यादा होता है। लव मैरिज, वो शादियाँ जो कि लव की बुनियाद पर हुई हो तो ज़्यादा रेशो तो इसकी नहीं होती, लेकिन कुछ रेशो जो है इसमें होता है कि उन वो लोग क्या करते हैं, तलाक देते हैं एक दूसरे को। डाइवर्सिटी इन स्टेटस और कल्चर, अब वो कपल जिनके कल्चर और स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, तो फ़र्क होने की वजह से वो दो लोग जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, एक दूसरे के लेवल को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, और बात बात पर वो अपने स्टेटस को जो है दरमियान में लाते हैं। तो इस तरह के लोगों में जो तलाक का शरह है वो बहुत ज़्यादा होता है। वर्किंग वमेन,
वो कपल जिसमें जो वमेन होती है वो क्या करती है, वो काम करती है, ठीक है, ऑफिस जाती है या जॉब करती है, किसी भी तरह के काम करती है, घर से बाहर निकलती है, तो इस तरह की फैमिलीज़ या इस तरह की जो मैरिज है वो कामयाब नहीं होती और इनका ख़ात्मा तलाक पर हो जाता है। अगर किसी किस्म की फ़िज़िकल इलनेस है किसी कपल के मेंबर में, तो फ़िज़िकल इलनेस की वजह से वो ताल्लुक़ का ख़त्म कर देते हैं, डिप्रेशन की वजह से ख़त्म कर देते हैं। और अगर कपल में जो फैमिली मेंबर है, फैमिली जो बड़ा होता है, लीडर होता है, अगर उसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो, तो इनकम कम होने की वजह से वो तलाक की तरफ बढ़ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट को कवर करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।